नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकतंत्र में नंगा नाच अगर होने लगे तो कौन रोक पाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर करता नजर आए तो कौन रोक पाएगा? चुनाव आयोग के गुप्त इशारे पर, गुप्त इशारा इसलिए कर रहे हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे, हम जो बोलेंगे उसको साबित करेंगे। गुप्त इशारे पर चुनाव आयोग के झूठे और मक्कार सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ये सूत्र कोई नहीं है, ये सूत्र हवा है, इनके हवाले से पॉमेरियन मीडिया बहुत गंदा खेल खेल रहा है, बहुत गंदा खेल। और ये गंदा खेल इस देश के साथ खेल रहा है, बिहार के साथ खेल रहा है, बिहारियों के साथ खेल रहा है, इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ खेल रहा है। और इस गंदे खेल में पूरा का पूरा एक नेक्सस, एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। आज शायद पहली बार हम सामान्यतः अपनी खबरों पर बात करते हैं या कुछ नेशनल मीडिया के, लेकिन अपने ही न्यूज लॉन्चर के समानांतर कहिए तो उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम का एक सराहनीय काम बिहार में जो है उसको हम जरूर आपको दिखाएंगे। और हमेशा हम कहते हैं कि न्यूज लॉन्चर ये प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी यानी संविधान और लोकतंत्र, इन दोनों की रक्षा के। यहाँ पर जो भी हमारे वरिष्ठ साथी काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, हमारे मित्रवत जो साथी हैं वो काम कर रहे हैं, हम किसी से निजी तौर पर किसी के भी अच्छे काम को सराहने में या अपने खुद भी उस काम को आगे बढ़ाने में रत्ती भर न हमें कभी झिझक होती है और न इसमें किसी तरीके की असुरक्षा की भावना हमें होती है। साफ कर दे पाए अजीत अंजुम ने रंगे हाथों बिहार में इस गंदे खेल को पकड़ा है। और ये गंदा खेल मुझे लगता है जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस गवई सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। ये गंदा खेल देखेंगे तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। भाव को लाइए फटाफट, खबर बड़ी है और चर्चा महत्वपूर्ण है। स्वागत है। प्रणाम 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 प्रणाम। मैं खबरें जरा दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले जो पॉमेरियनों का सरदार है, वो सरदार असलदार नहीं है लेकिन बहुत गंदा खेलता है, वो एएनआई। लाइए उसके ट्वीट को, उसका ट्वीट भी हम नहीं दिखाते हैं उसके इसी गंदे खेल की वजह से, लेकिन इसका ट्वीट जो है वो ट्वीट को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। ड्यूरिंग हाउस टू हाउस विजिट during SIR is special intensive revision in Bihar, a large number of people from Nepal, Bangladesh and Myanmar have been found by booth level officials yani BLO. Their names shall not be included in the final list to be published on 30th September 2025 after proper inquiry is conducted after 1st August 2025 ECI sources. ईसीआई सोर्सेज, ईसीआई के पास मुंह नहीं है, माइक नहीं है, मुंह में दही जमी हुई है, कोई असुविधा हो तो बताए, हम लोग आए। सूत्रों के हवाले से ये खबर वही सिस्टम है जो साउथ ब्लॉक के जोशी द्वारा संचालित किया जाता है। ये सूत्रों के हवाले से पूरे देश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिखाइए खबर कैसे छप रही है, एक दो एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देखिए, बिहार वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के घुसपैठिए भी चुनाव आयोग के एसआईआर में चौंकाने वाले खुलासे। 80% नीचे देखिए, 80% से अधिक जो है फॉर्म जमा भी हो गए। अगले दिखाइए, इस सब पे लगातार अब इस समय देश की यही सबसे बड़ी खबर है, ये झूठ फैलाने का काम। बिहार वोटर लिस्ट में बड़ा झोल, बांग्लादेश, नेपाल के कई घुसपैठिए शामिल, चुनाव आयोग का एसआईआर में चौंकाने वाला खुलासा। ये लिखने वाले शायद हो सकता है बिहार के और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के हों, इनको पता भी नहीं है कि नेपाल और भारत के रिश्ते क्या हैं। सीमा पर चले जाओ तो आधा गांव बिया किसी का ससुराल नेपाल में है तो किसी का मायका भारत में है, पता ही नहीं है। किसी का मायका नेपाल में, ससुराल भारत में है। हम बारात गए हैं भाऊ भारत से नेपाल, आज नहीं कम से कम 25-30 साल पहले नेपाल बारात गए हैं। इन लोगों को पता है सब, ये बैठ करके ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये करवा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण इससे है, मैं आप पे ही सब सवाल जवाब समझूंगा डिटेल में। अजीत अंजुम की क्लिप दिखाइए जरा, कर क्या रहा है चुनाव आयोग, ये पूरा नेक्सस कर क्या रहा है, वो क्लिप जरा है जो ट्विटर पर लगा है। हाँ, प्ले करिए तो।
तो रिपोर्ट बनाएगा उसके बाद। हाँ तो बात करें तो इसमें दिक्कत क्या है? पत्रकार है, हम लोग घूम घूम के सब जगह बात कर रहे हैं, जिले में, ब्लॉक में, हर जगह। आपका शुभ नाम? गुस्से में क्यों है आप? गुस्से में इसीलिए तो काम कर लेते हैं? अच्छा, वीडियो साहब है तो गुस्सा मत करिए साहब, तो हम आपसे भी बात कर लेते हैं। चलिए तो आप ही बात कर लेते हैं। हर बोर्ड लगा हुआ है डीएम की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, अभी 2 फॉर्म जाए। क्रॉस प्रश्न करेंगे आप लोग, उतनी आपको मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं। निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड देखिए, विभाग पर जितना प्रेशर है सर, सही बात, प्रेशर का वो प्रेशर हम कर्मचारियों पर पड़ रहा है, इसलिए काम सही हो। यदि जो पेपर नहीं भी मिल रहा तो काम अच्छे तरह हो, बस इसी पर फोकस किया नहीं हुआ। मान देखिए इतनी गर्मी में आप लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, डोर टू डोर, हम समझ सकते हैं, उसके लिए आप सलाम के हकदार हैं। इतनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं, बस हम लोग यही कहते हैं। चुनाव आयोग का नियम है, 19 पन्ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है, बाहर निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड है, 2 फॉर्म में एक ही फॉर्म जा रहा है सबको, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट। किसने कहा? आप अभी खुद करें, बाद में देंगे। बीएलओ सब कह ही रहे हैं कि हमने तो सर नहीं कहा। तो 2 फॉर्म जा ही नहीं रहा, तो एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगा? मतलब किसने कहा 2 फॉर्म? आपने कहा ना कि वो जो भरवा रहे हैं, नहीं किसने कहा 2 फॉर्म जाएगा? तो बाहर लिखा हुआ है। नहीं, मतलब कौन कहा कि 2 फॉर्म नहीं गया है? अच्छा, 2 फॉर्म गया है? गया है। यहाँ कोई बीएलओ आपको कह सकते हैं कि 2 फॉर्म लेके जा रहे हैं? आपके सामने बीएलओ बैठे, एक बीएलओ बताइए कौन पावती दे रहे हैं, बताइए। आप लोग 2 फॉर्म लेके जाते हैं, एक दे के किसी को आते हैं एक्नॉलेजमेंट? एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब वीडियो साहब उधर गए, पता नहीं किसको खोजने के लिए। एक्नॉलेजमेंट देते हैं क्या? मतलब जो भरता है फॉर्म, उसको कोई पावती नहीं देते हैं ना, कुछ भी पावती तो नहीं देते, लेकिन ज्यादा ये तो लास्ट पोजीशन में है, तो सर लास्ट का है। अच्छा, लास्ट 100 ज्यादा है। हाँ, जैसे लास्ट पोजीशन तो इसमें क्या 10-20 में भी है कागज? इसमें तो हमको नहीं। कागज है। तो देखिए आप 100 में 2-4 गो में कागज है, तब बीएलओ साहब कौन है यहाँ पे? बीएलओ साहब हैं आप? बीएलओ साहब हैं? अरे आइए, नमस्कार करते हैं आपको। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में आप लोग। जो काम 6 महीने में होना चाहिए वो 15 दिन में आप लोग कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? तो आप सर रखिए 20% के आसपास। बाकी नहीं है जी, बाकी उनका नहीं। क्या होगा? उनका तो सर वही समस्या है सर। समस्या है ना, ये समस्या भी बताना पड़ेगा। तो लोग जानते हैं जी। अब मान लीजिए उनके सबके कट गए, जेन्युइन लोग हैं, आधार है, वोटर है, 20 साल से वोट कर रहा है, अभी कट जाएगा। और कट जाएगा तब तो बीएलओ के घर ही में 50 आदमी पहुंचेगा। टाइम देना चाहिए सर को। और टाइम इतनी जल्दी में कहाँ से कोई आदमी चेन्नई में, बैंगलोर में, दिल्ली में नौकरी कर रहा है? हो रही है दिक्कत ना? दिक्कत हो रही है सर। तो 26 तारीख तक वो टाइम है, तब फिर उसके बाद टाइम मिलना चाहिए सर। यही जाइए बुला रहे। ऊपर थोड़ा हड़कम मचा है, सबको बुलाया जा रहा है क्योंकि ऊपर हड़कम मचा है कि बीएलओ साहब से सब बात कर रहे हैं। अगली क्लिप करेंगे, अगली लाइए क्लिप, फटाफट जल्दी प्ले करें। और ऑडियो थोड़ा ऊपर। 2 फॉर्म ही दिए जा रहे हैं, 2 फॉर्म आ रहे हैं। इनिशियली 1 आया था, फिर दूसरा भी आके और प्रिंट करके दोनों दिए जा रहे हैं। तो एक फॉर्म अभी उनको दे दिया जाता है, एक वो अपने पास रखते हैं और एक हमारा लेके आ जाता है। अभी मैंने आपके इलाके में सब डिवीजन में मैं बीएलओ से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जितने बीएलओ से मिलता हुआ आ रहा हूँ, अभी मैं खगड़िया में था, मानसी में था, बलिया में था, कहीं भी कोई बीएलओ को दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं और 2 फॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और वही फॉर्म्स हम लोग जो प्रोविजन है उसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर। तो अब ये बताओ कि आपको जो भरवाया उसका एक कॉपी भी दिया, डुप्लीकेट कोई कॉपी दिया है? फॉर्म भरने के बाद कोई डुप्लीकेट कॉपी? 2 फॉर्म लेके कोई आया था कि एक भर के ले गए, एक आपको दे दिया डुप्लीकेट? किसी के पास डुप्लीकेट कॉपी? कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं दिया। एक फॉर्म भरवाया और ले गए। झूठ बोल रहा है। यहाँ रिसीविंग किसी को दिया ना, एसडीओ साहब बोल रहे हैं सबको रिसीविंग मिला है। अभी हमको बोल रहे हैं, लोग को मिला नहीं। अभी मैं एसडीओ साहब से मिल गया, फार्म कहीं गोल कर दे, कोई रिसीविंग नहीं मिला। हाँ, आपको जो बीएलओ ने कोई 2 फॉर्म लेके आए थे कि एक फॉर्म लेके आए थे? एक ही फॉर्म लेके आए थे। एक ही फॉर्म लेके आए थे ना? तो कोई जो आपका फॉर्म भरवाए कोई रिसीविंग नहीं दिया ना? नहीं, कोई रिसीविंग। कोई एक दूसरा फॉर्म भर के रिसीव साइन करा के कोई? तो आपके पास किसी के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है? कुछ नहीं, कोई रिसीविंग नहीं है। हटा दी, डाउन करिए। बाकी पूरी रिपोर्ट देखने के लिए अजीत अंजुम का अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर सब लोग देख सकते हैं। हमने उसको क्लिप खाली दिखाया कि वो जो उन्होंने पकड़ा है। 3-4 पॉइंट्स है बाबू। अगर इनकी रिपोर्ट को हम देखें, एक तो बीएलओ कह रहा है कि 100 फॉर्म है, डॉक्यूमेंट कितने में है?
4-5 गो में होगा, 100 में 4-5 मात्र डॉक्यूमेंट। एक बीएलओ कह रहा है कि 20% के आसपास डॉक्यूमेंट वाला है, 20%, मतलब 80% आउट हो रहे हैं। एसडीओ झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि हम 2 फॉर्म भेजते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट पावती में वो रख लेता है मतदाता, एक आता है जमा होता है। साफ साफ मतलब रंगे हाथ जो हम कह रहे हैं कैमरे पकड़ा जाना यही होता है। कोई पावती, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है किसी मतदाता के पास। सरासर झूठ बोल रहा है ये पूरा चुनाव आयोग का तंत्र, झूठ बोल रहा है। इसके अलावा दूसरे वाले में वो ब्लॉक का अधिकारी था, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, भाग गया। वो तमतमा करके, उसको गुस्सा भी आ रहा था, उसको उसका हो सकता है उसका दिल लगा हो चुनाव आयोग से। कई लोग वैचारिक रूप से इकोसिस्टम में होते हैं और कई मजबूरी वाले इकोसिस्टम में होते हैं। वो वैचारिक रूप से लग रहा था कि वो पूरी तन्मयता से काम कर रहा था ये फरेब का काम। इन सब पे क्रिमिनल ऑफेंस लगना चाहिए। ये बात रिपोर्ट में भी मुझे लगता है आगे, और अजीत अंजुम को और इस पे आगे बढ़ना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस लगना चाहिए। ये देश के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं बाबू। और ऊपर से चुनाव आयोग जो पहले एएनआई का ट्वीट दिखाया था, एएनआई का ट्वीट। आशीष जी, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, जब से ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सर्वे चल रहा है उस दिन से मैं कंफर्म्ड हूं, और दिन ब दिन मेरा कंफर्मेशन और कंफर्म होते जा रहा है। चुनाव आयोग के पास 1 अगस्त को देने वाली मतदाताओं की सूची तैयार है। उन सूचियों में सिर्फ एनडीए के मतदाता होंगे, खासकर भाजपा के। फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमको देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। यदि हम कुछ गलत बोले तो कमेंट भी करते हैं, सब सराखों पे। आपका हर सजेशन हम दिल से सुनते हैं, उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कब, यदि हम संकट में आए तो हम एक रिजर्व फंड बना रहे हैं। यदि आप कहीं कर सके, मदद कर सके, तो स्कैनर बाकायदा वहाँ पे कॉर्नर में दिखेगा। जो भी हो, अमाउंट बड़ा नहीं होता, आपकी देने की जो इच्छा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। जो विपक्ष के मतदाता है, उनके समर्थक है, कई जगह यादव होंगे, कई जगह एक विशिष्ट जाति के होंगे, कोई मुस्लिम्स होंगे, वो भारी तादाद में काट दिए जाएंगे। ये गैर कानूनी काम कानूनी दिखाने के लिए आपको इस सर्वे की नौटंकी का मंचन बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूं, जो अजीत जी ने, हमारे प्रिय मित्र है, भाई जैसे हैं अजीत भाई, पारिवारिक मित्र है हमारे, और अजीत को मैं हमेशा हैट्स ऑफ करता हूं, चाहे कोविड का समय हो, चाहे चुनाव का समय हो। अजीत ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन नहीं करते, अजीत जमीन पे उतर के। आज की डेट में अजीत अंजुम से बड़ा कोई जमीनी रिपोर्टर, ग्राउंड 01 पे रिपोर्ट करने वाला नहीं है। बहुत सारी एंकरनियां आपको इंटरव्यू देते हुए दिखाई देगी, बरसात में इंटरव्यू देते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो शरद पवार बरसात में एक बार भाषण देते हुए बहुत सारे वोट पा लिए, तो लोगों को लगता है यहाँ व्यूवरशिप मिल जाएगी बरसात में रहकर, ठीक है। सवाल वो नहीं है, सवाल है ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या होती है, और ये अजीत अंजुम से सीखना चाहिए। जो लोग पत्रकारिता में जो स्टूडेंट्स हैं उनके, ये अपने आप यूनिवर्सिटी है ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज अजीत अंजुम ने ये बात और रेखांकित कर दी है कि जिनके फॉर्म्स भरे उनको यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, उनका नाम कट जाता है। उन्होंने सारे सर्टिफिकेट भी दिए, उसके बाद उनको बोला जाएगा आपका फॉर्म था नहीं। आपके क्या पास क्या प्रूफ है कि आपने फॉर्म भरा? मामला खत्म। अब चुनाव आयोग ने कहा था कि 20% लोग नकली है, ऐसा हमको लगता है। ये चुनाव आयोग का स्टेटमेंट था, 20%। यदि मतदाताओं में 20% लोग निकाल दिए जाते हैं, जहां 3% में स्विंग होती है, 1.5% में सरकारें बदलती है, या 20% यदि टूटता है विपक्ष का कुनबा, तो आप समझ जाइए ये क्लीन स्वीप होगा। 243 में से 200 सीटों पे बीजेपी आएगी, तो आश्चर्य नहीं होगा इस चुनावी सूची के साथ। अब ये जो 20% आप गायब करोगे, वो सिर्फ गायब इसलिए नहीं हो सकते ना कि उनके सर्टिफिकेट नहीं थे। अब उनको गायब करने के लिए उनके ऊपर चस्पा करना होगा कि वो नेपाली है, वो भूटान से आए हैं, वो बांग्लादेशी है। अब एक चुनाव आयोग को मेरा सवाल बड़ा क्लियर कट, एएनआई को भी मेरा सवाल, सूत्र को जरा पूछिए, बीएलओ फॉर्म भरवा रहा है मतदाताओं के लिए,
बीएलओ ने कैसा पता दिया कि इस आदमी ने फॉर्म भरा, उसमें उसने कैसा तय कर लिया कि ये बांग्लादेशी है या भूटान का है, या सीधी बात है, यदि मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मैं भारत का नहीं हूं। फिर आप टिक मार्क कर दीजिए कि इसका अभी 4 तो बांग्लादेशी हो गए, अब इसको भूटान का कर देते। भूटान भी 3-4 हो गए, अब इसको नेपाल का कर देते, नेपाल में कम है। ऐसा चलेगा? जिसको आप भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार बोलते हो, उनके क्या प्रूफ है आपके पास? ये जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, ये चुनाव आयोग के पास है कि ये बताना कि ये भारतीय नहीं है। मात्र मुंह जबानी बांग्लादेशी बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या बीएलओ के पास यदि ये ताकत है कि वो तय कर सकता है कि ये बांग्लादेशी है, नेपाली है, भूटानी है? क्या वो 11 सर्टिफिकेट आपने नहीं जमा किए तो इसके मायने ये हो गए कि आप विदेशी है? ये किसने कहा भाई? ये पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में इन्हीं लोगों ने वोट किया और एनडीए गठबंधन को अच्छी सीटें मिली बिहार में। एनडीए गठबंधन को सीटें मिली ना अच्छी बिहार में। इसके पहले विधानसभा में इन्हीं लोगों ने वोट किया। 2003 की तो लिस्ट चल रही थी ना, तब सबसे बड़ी पार्टी कौन उभर के आई? बीजेपी। तो यदि बीजेपी और जनता दल सत्ता में है तो क्या ये बिहारियों के, मतलब बिहारियों के वोट पे या नेपाली, बांग्लादेश और म्यांमार के मतदाताओं के वोट पे है? यदि 20% वोटर विदेशी है तो ये लोकसभा के चुनाव भी नतीजे भी फर्जी है और विधानसभा के पिछले चुनाव भी फर्जी है। इसका मतलब जनता दल और बीजेपी की जो सत्ता है वो फर्जी है। ये माने चुनाव आयोग। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, बीएलओ बीएलओ के पास क्या मैकेनिज्म है ये बताने के लिए कि ये बांग्लादेशी है? ये मैं सवाल वो है, यही सबसे हैरत की बात है। बीएलओ कैसे बता देगा? मुंह देखकर मैं कहता हूं नेपाली भाई, बांग्लादेश। ये ना तो इंटरनेशनल एजेंसी कहती है अपने आप को। ये ना ये सिंपल सवाल नहीं पूछ सकती थी सूत्र को, हे सूत्र ये तो बता, तूने कौन से मैकेनिज्म से तय किया कि ये म्यांमार का है, नेपाल का है या बांग्लादेशी है? किसी ने मुझे कहा कि अशोक वानखड़े आपका आधार कार्ड मेरे नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आप नौकरी करते कहीं, कहीं नहीं करते, आप क्या काम करते? वो आशीष जी के यहाँ न्यूज लॉन्चर पे है। अच्छा, तो आप तो बांग्लादेशी है। मैं बांग्लादेशी हूं ये बताने वाला बीएलओ कौन? ये काम गृह मंत्रालय का है। बीएलओ और पीएलओ जो पीएलए जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है। मैं एक इसमें चर्चा में एक और पॉइंट ऐड कर दूं। ये जितना सतही लिख देते हैं सब, हकीकत बताऊं, मतलब मेरे मन में तो कोफ्त होता है। मैं बड़ा नॉर्मल डिबेट हम लोग कर नहीं पाते भाऊ, निजी तौर पर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं भाई जैसे। ये इतने मक्कार हैं, इनको वाकई क्रिमिनल ऑफेंसिव पर होना चाहिए। ये आप राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। मैं एक एग्जाम्पल लाता हूँ इसमें। हाँ, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले छोड़ दिया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक में मुकदमा लखनऊ बेंच में चल रहा है। गृह मंत्रालय से उसकी हियरिंग में तारीखें जो लगी, गृह मंत्रालय से, अमित शाह से राहुल गांधी की नागरिकता पर अदालत ने, हाई कोर्ट में 10 बार मांग लिया कि लाओ दो। याचिकाकर्ता से कहा, एक राहुल गांधी की नागरिकता जो गृह मंत्री नहीं तय कर पा रहा है, वो रातों रात बिहार के लाखों लोगों को फर्जी बताएगा कि नेपाली है, बांग्लादेशी है, म्यांमार के। अरे शर्म आनी चाहिए, सबको खड़ा करना चाहिए। ये खाली इनको शर्म नहीं, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, न्यायपालिका को शर्म आनी चाहिए आशीष, बिल्कुल आनी चाहिए।
आप पेट्रोल पंप पे जाके मिठाई नहीं खरीद सकते ना, पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल ही खरीदेगा, और मिठाई की दुकान पे पेट्रोल नहीं मिलता ना। तो नागरिकता तय करने का जो पूछा है गृह मंत्री से, न्यायपालिका ने गलत पूछा है, पीएलओ से पूछना था। उन्हें एग्जैक्टली पीएनए और पीएलओ से पूछना चाहिए कि आप बताइए राहुल गांधी कहाँ के नागरिक है। अथॉरिटी तो वो है। सर्वोच्च न्यायालय के इस केस में बाकायदा धुलिया जी ने भी ये पूछा था कि नागरिकता आप किसे तय कर रहे हैं। नागरिकता का काम तो गृह मंत्रालय का है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से एक बार कंफ्यूजन में पूछा कि आप नागरिकता किसे तय करेंगे, आप मतदाता तय करते हैं, नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम है। ये होने के बावजूद भी यदि सूत्र एएनआई को कान में धीरे से बताते हैं कि इतने बंगाली, इतने म्यांमार के और इतने नेपाल के लोग हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ी मशीनरी है जिसके तहत वो अब नागरिकता भी तय करेंगे। अब आधार कार्ड तो कोई मायने रखे नहीं है। आधार कार्ड पे तो आपने खुद एक स्टोरी की थी जिसमें बताया था कि आधार कार्ड में लिख के आ रहा है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इस पे लिखी हुई जन्म तिथि की भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी। तो अब चुनाव आयोग का पहचान पत्र क्या आधार का रिप्लेसमेंट है? क्या चुनाव आयोग के पहचान पत्र पे ही राशन मिलेगा? मनरेगा का जॉब कार्ड उसी कार्ड पे बनेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ही तय करेगा कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं है। सवाल यह है, यदि 20% लोग वहां से बाहर के देशों से आए हैं तो बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार को इमीडिएटली क्रिमिनल केस चलनी चाहिए। इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा वो ऐसे घुसपैठिए विदेशियों पे क्यों खर्चा कर रहे हैं? 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है उनको? मनरेगा में जॉब कार्ड क्यों बनाया गया उसको? नीतीश कुमार पे क्रिमिनल केस चलना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री पे क्रिमिनल केस चलना चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि 2024 का चुनाव वो शुद्ध रूप से बिहार में घुसपैठियों के भरोसे जीते हैं और भारतीयत्व की बात करते हैं। एक और भी तकनीकी पॉइंट पर चर्चा होनी चाहिए। मोदी, शाह, भाजपा के जितने नेता बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि ममता दीदी ने घुसपैठिए बिठा रखे हैं चुनाव जीतने के लिए। बंगाल, बिहार का बहुत कम हिस्सा, वो जो पूर्णिया वाला बिल्कुल है उसी मतलब सीमांचल, बहुत कम हिस्सा है जो बांग्लादेश के उस करीब है और नेपाल से तो लगता हुआ है, नेपाल से तो तमाम इलाका लगता हुआ बॉर्डर है। लेकिन ये बहुत बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पड़ोसी मुल्क से लग रहा है और घुसपैठ संभव है। बंगाल की घुसपैठियों के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार, बिहार में घुसपैठियों के लिए कौन जिम्मेदार है? नीतीश है और नहीं। मोदी और महाराष्ट्र में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, ये सब राज्य है, देश नहीं। इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। किसी भी राज्य में डिफेंस मिनिस्ट्री देखा आपने? देश की सीमा को सुरक्षित रखना, घुसपैठियों को रोकना, ये काम शुद्ध रूप से केंद्र सरकार का है, केंद्र के अधीन है। चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, इसका पूरा दायित्व केंद्र के पास है। यदि नरेंद्र मोदी जैसे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जो लाल आंखों से चाइना को 4 फीट पीछे कर देते, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यदि कोई आयरन पुरुष के नाम से इस देश में भी अंधभक्त जिसको कहते हैं वो अमित शाह जी बैठे हैं, ये दोनों के होते हुए घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? सवाल ये है। और ये दोनों के होते हुए भी 20% घुसपैठिए मिल रहे हैं चुनाव आयोग को, तो इन दोनों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
यू गॉट नो ग्राउंड। मोरल नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि मोरल तो है ही नहीं। नैतिकता और मोरलिटी पे तो अभी बात करना पाप है, ये शब्द अभी अछूत है। तो कैसे ये लोग सत्ता में बैठे हैं? निर्लज्जता का कितनी बड़ी चादर ओढ़ के बैठे हैं कि वो लगातार सत्ता में बैठे हैं और कहते हैं कि घुसपैठी है। अब लालू यादव ने घुसपैठी कैसे बनाया, राहुल गांधी ने घुसपैठी कैसे लाया, मुझे समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के मतलब एक सुशील कुमार शिंदे से लेके नाना पटोले तक, नाना पटोले को यदि पूछा जाए कि भाई महाराष्ट्र की बॉर्डर कितने राज्यों से लगती है, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बांग्लादेश से घुसपैठी कैसे ला गए, लेके आए, मुझे समझ के परे है। और नाना पटोले यदि इतने शार्प है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला के महाराष्ट्र में बिठा रहे हैं, मतलब कांग्रेस के वही नेता थे तब जब आरोप लग रहे थे, तो ये नाकारा सरकार क्या कर रही थी, इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी? कुल मिलाकर आशीष, फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, 1 अगस्त की लिस्ट 2 महीने पहले तैयार हो गई थी। उसमें बहुत सारे विपक्ष के समर्थक उस लिस्ट से गायब होंगे। उस गैर कानूनी काम को कानूनी जामा पहनाने के लिए ये इंटेंसिव, एक्चुअली इंसेंटिव सही बोला मैंने, दिस इज इंसेंटिव फॉर बीजेपी। इंसेंटिव ही है, इंटेंसिव ही है, इंसेंटिव ही है। इंसेंटिव सर्वे जो है विच विल बूस्ट बीजेपी, इसको ये जामा पहनाया है। अब इसमें ये गोलमाल है। 1 महीने का समय इसलिए दिया है कि आपको तुरंत करके लोग इसकी चोरी पकड़े, लेकिन अजीत अंजुम जैसे लोग होते हैं कि वो नहीं चोर को पकड़ ही लेते कहीं ना कहीं से। आप किसी को रिसीट नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है बताने के लिए कि मैंने फॉर्म भरा। क्या रिकॉर्ड है? कल वो जाएगा तो उसको कोर्ट यही पूछेगी आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। अब फॉर्म भरिए, अगली बार के चुनाव में देखते हैं। इस चुनाव में तो आप मतदान नहीं कर सकते। 5 साल में एक बार आना है। एक बार सत्ता में बीजेपी अपने बलबूते पे बिहार में आ गई, उसके बाद फिर मनुस्मृति बिहार चलेगी। का कल्याण हो गया, फिर तो हाँ, बिहार का कल्याण हो गया, फिर तो बिहार का कल्याण हो गया। मैं उस झोले बीएलओ के उस झोले को भी याद कर रहा हूँ। 100 फार्म है और कह रहा है 4-5 गो में है डॉक्यूमेंट, तो बाकी डॉक्यूमेंट सीधा ज्ञानेश कुमार के पास भेज दे रहे हैं क्या बिहार से लोग। सवाल ये भी है। और एक मेरा कार्यक्रम हम करेंगे, एक मुझे बस एक और पूछनी है बात कि ये जितने सोशल मीडिया पे उस दिन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि चुनाव आयोग ने शिकस्त दे दी, सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ दिया, मोदी शाह पस्त हो गए, विपक्ष की भारी जीत। अरे भाई, आज वो सजेशन देके इतने दिन हो गए, अभी भी आधार कार्ड मान्यता नहीं है कहीं, अभी भी चुनाव आयोग का पुराना कार्ड मान्यता नहीं है, अभी भी जो राशन कार्ड है वो मान्य नहीं है। इसका मतलब जो हम उस दिन कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने सजेशन देके चुनाव आयोग को जगह दी है, जगह दी है। अब तो 87% फॉर्म भी कलेक्ट हो गए, 87% हो कलेक्ट गए हो गए। कलेक्ट, तो सब खत्म हो गया। अब तो पर्दा गिरने वाला है। बस एक सुझाव था चुनाव आयोग के लिए, अगर माने, हालांकि हम लोग की बात नहीं मानते हैं, अगर आधार से वोटर कार्ड को ये लोग कनेक्ट करने की बात कर रहे थे कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ेंगे, उसके बजाय अगर सनातन कार्ड से जोड़ देते तो सारे देश की संकट खत्म होता, बवाल खत्म होता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पूरे जो आपकी नागरिकता है, आपका मतदाता है, ये वीएचपी, बजरंग दल ऐसे लोगों से यदि अप्रूव करवा दे हाँ, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर एक सील लगेगी भगवे रंग की, एक उसमें भगवा फ्लैग होगा। इसका मतलब आप भारतीय हो, इसका मतलब आप मतदाता हो, इसका मतलब आप राशन कार्ड लेने के लिए, राशन लेने के लिए उपयुक्त हो, आपको मनरेगा का जॉब कार्ड मिल सकता है और आप सनातनी हो। आपको दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है, हाँ। एक स्टैम्प से। ये सलाह इसलिए दिया, ये सलाह वैसे नहीं दिया। दर्शक सोचेंगे कि हवा में कुछ भी बोल देते हैं। दिल्ली में देश की राजधानी में अमित शाह के गृह मंत्रालय के नाक के नीचे
विश्व हिंदू परिषद सनातन कार्ड बांट रहा है दुकानदारों को। आप बताइए, अगर दुनिया में कहीं पर ये बातें जाएंगी तो क्या मुंह आप दिखाएंगे? लेकिन मुंह दिखाने की किसे परवाह है? ये असंवैधानिक है, लेकिन जब संविधान को रोंदने के लिए ही लोग आमादा है, तो संवैधानिक और असंवैधानिक क्या है? यदि आपने बोला असंवैधानिक है तो बोले हंसेंगे, तो बोला क्या यही तो हम चाहते हैं। आप संविधान बदलने नहीं देते तो हम ऐसा काम करेंगे। हम तो हमारी मनुस्मृति लागू करके रहेंगे। आपके संविधान होते हुए या आपका संविधान घर भेज के लागू होगी मनुस्मृति, बिल्कुल और वही उसकी करेंगे। शुरुआत हो आखिर सकती है। वही टारगेट है। कल्पना करिए, एक मुसलमान के जेब में तख्ती पर कलम से नीले रंग की स्याही से लिखा हुआ एक मिल जाए इस्लामिक कार्ड, अब्दुल मोमिन इस्लामिक कार्ड। अरे बाप रे, अब्दुल मोमिन उसको ISIS के साथ जोड़ के, हुजी के साथ जोड़ के, कहां हमास के साथ जोड़ के, पाकिस्तान के साथ जोड़ के, उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, पूरा परिवार अंदर होगा, घर पे बुलडोजर चल जाएगा, कब्र खोद देंगे। और इस देश में विश्व हिंदू परिषद जो है दिल्ली में घूम घूम के राजधानी में बांट रहा है सनातन कार्ड, दुकानदारों को दे रहा है। बताइए इन सबकी जगह कहाँ होनी चाहिए? इसीलिए राजीव कुमार से, क्योंकि सब औपचारिक है, उसी को मान्यता दी जाएगी। राजीव कुमार अगर आधार और सनातन कार्ड को जोड़ दे तो देश से हमेशा के लिए सब लफड़ा खत्म हो जाए। ज्ञानेश कुमार, हाँ, ज्ञानेश राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार एक ही है, सिर्फ नाम बदले है। एक ही बोतल बदली है, बोतल बदली है, शराब वही है। नहीं, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन क्या है, कोई नाम लो, ईश्वर तो ईश्वर है। यहाँ विचार प्रधान है, व्यक्ति प्रधान ही नहीं है। चेहरा बदल जाए, नाम बदल जाए, बस होठों से छू लो, तुम मेरे गीत अमर कर दो, तो ये होठों से बस इसी को चला जाए। हमें इजाजत दीजिए। लेकिन बिहार में जो चल रहा है, ये बिहार के लिए ही नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा चलो बिहार में हो रहा है ना, यही मनोवृत्ति हमारे देश को यहाँ तक लाई है। ये बिहार ये अभी झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। तो अब देखिए, याद तैयार रखिए, रहिए, आपके भी घर आने वाले हैं। हमारा तो बिल्कुल नाम बिल्कुल। हम और तो आप मान चुके हैं कि हमारा नाम नहीं आप रिसीट मांगोगे तो आपको जूते पड़ेंगे, ये भी याद रखना। रिसीट मत मांगना, हाँ। मार खानी हो तो। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं अजीत अंजुम जी का। अजीत हाँ। अंजुम जी ने वाकई ग्राउंड रियलिटी लोगों के सामने लाके सब देश की आंखें खोल दी। धन्यवाद अजीत जी, आपको धन्यवाद। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।